फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को 24 चैप्टर लगभग कंप्लीट करा दिया है, और अभी तक आपने अगर 24 चैप्टर जो मैं आपको कंप्लीट कराया हूँ आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके शुरू से मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास कर सकते हैं। और आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से टीआरई 4 में आपको कम से कम 18 से 20 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये जितना भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, और आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम में देखने को प्रश्न मिलेगा। और फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर हमारा रहेगा प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। ये चैप्टर से फ्रेंड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे सभी इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दूंगा, और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। आज का क्लास आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। यह क्लास करने के बाद आपका इस चैप्टर से जितना भी एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1937 में। आगे है, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो आपको ध्यान रखना है, इसका हो जाएगा 5। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने, तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। नेक्स्ट देखते हैं, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? तो आपको याद रखना यह 18 माह तक। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? तो 28 माह तक इन्होंने शासन किया था, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ये वाला प्रश्न फ्रेंड्स आपको टीआरई 3 में यहाँ से प्रश्न ये वाला आया हुआ था 6 to 8 क्लास में। जिस किसी ने भी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि यहाँ से कितना कितना प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिला था। और फ्रेंड्स, अगर इन चैप्टर से प्रश्न बनने का एग्ज़ाम में हुआ तो आज का जो मैं आपको वीडियो क्लास करवा रहा हूँ इसी से आपको प्रश्न 2 से 3 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। यह क्लास अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट मोड करके देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो याद रखना यह त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। फ्रेंड्स, एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि 1938 और 1940 में दोनों में सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 था। ये आपको ये याद रखना है कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा का बात आएगा तो आपको याद रखना है कि हरिपुरा अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे 1938 में। आगे देखते हैं, प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो फ्रेंड्स,
सुभाष चंद्र बोस ने जो त्रिपुरी अधिवेशन में जो अध्यक्ष बने थे, इन अध्यक्ष में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष। तो इसे आप याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 1939 को। आगे है, कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एग्जाम में आपको प्रश्न पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। तो यह अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो यह 8 अगस्त 1940 में। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ से एक प्रश्न और देखने को मिलेगा कि कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिथगो के द्वारा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। इसमें हम लोग देखेंगे संस्थापक किसके थे? योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना हुआ था 19 मार्च 1940 ईस्वी बंगाल में। उद्देश्य क्या था इसका? तो अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। इसे आप याद रखिएगा। आगे है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। यह फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्योंकि यह बिहार से रिलेटेड है, तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है 1 नंबर का। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा आपको वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण था। जिसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो आपको बिहार से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनेगा क्योंकि बिहार से रिलेटेड ये भी प्रश्न है कि बिहार लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखिएगा, तो ये जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता था। क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही VBI, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे है, वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये रफ़ी अहमद किदवई थे। आगे है, कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो इनके नेता थे आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो यह पटना में हुई थी। ये फ्रेंड्स TRE में भी पूछा गया फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न है, ये 9th 10th में पूछा गया प्रश्न था, शायद PRT में भी पूछा गया था। तो मैं आपको बोलूँगा ये प्रश्न भी आपके लिए VBI है, ऐसा नहीं कि एक बार एग्ज़ाम में आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता। बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है कि प्रश्न रहेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये पटना में वर्ष 1934 में हुई थी। तो आपको डेट भी याद रखना है और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो आप पटना जगह भी आपको याद रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। स्थापना कब हुई? तो 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में। आगे है, उद्देश्य क्या था? सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। आगे देखते हैं, अन्य सदस्य देवव्रत विश्वास महासचिव और
विशंबर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद इनके सदस्य थे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। जो मैं आपको ये क्लास करा दिया, एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा तो इस वीडियो से आपको 100% प्रश्न बनेगा। अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए, मैं तो आप सभी स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ कि मैं जो 24 चैप्टर आपको कंप्लीट कराया, सारा चैप्टर आप पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर निकालिए जो टीआरए में अभी तक पूछा गया है। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। डायरेक्ट मेरे ही क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी क्लास में कराए वो ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। और मैं आपको और कोई पब्लिकेशन बुक पढ़ने इसलिए भी नहीं कहता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ से क्वेश्चन आना नहीं है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए और कम पढ़िए, कंटेंट पढ़िए ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा पढ़ने से होगा कि आपको एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, फालतू का पढ़ लीजिएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। पढ़िए वही जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें जो टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जितने भी टीआरई 4 से रिलेटेड मटेरियल होंगे आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग पढ़िए और टीआरई 4 आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है। अभी से प्रिपरेशन आपका अच्छा रहेगा तो एग्ज़ाम में एक सीट आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मॉडर्न और पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का क्लास स्टार्ट है। आप जाके प्ले लिस्ट में शुरू से क्लास करिए। 20 से क्लास करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चैप्टर वाइज क्लास करिए। इसलिए मैं सभी को, जितने मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, सभी का चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। एक भी आपको मिक्सिंग करके नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सब चैप्टर को एक ही में मिला के पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो टॉपिक देखना वो टॉपिक में आप क्लिक करिए, आपको वहीं का वीडियो आप देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैंने मॉडर्न में 24 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आप चैप्टर 1 से पढ़िए और अपना पूरा जितना भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, टोटल मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड टीआरई 4 को देखते हुए ये क्लास करवाया हूँ। एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सारा प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप अच्छे से क्लास करिए। मैं तो बार बार कहूँगा कि सारा क्लास जो चैनल पर नए हैं तो चैनल पर नए जाके प्लेलिस्ट चेक करिए और अपना शुरू से क्लास स्टार्ट करिए। टाइम बहुत कम है। अगर जनवरी में फॉर्म आ गया तो आपको एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।